संभावना तो इसकी है कि यह काम उन्हीं लोगों का है। तुम श्योर हो कि ये उन्हीं का काम है? और कौन विद्या का दुश्मन होगा? अभी तो फिलहाल उन्हें ही वह रेस्टोरेंट खाली करवाना है, तो उन पर ही धावा बोलना पड़ेगा। विक्रांत का पूरा शक उन्हीं पर था और वजह भी सॉलिड थी, तो शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। कुछ आइडिया है वे उसे कहाँ लेकर जा सकते हैं? अविराज ने पूछा। सर, वो तो पता करना पड़ेगा। वो भी जल्दी। दोनों ही वहाँ से आनन फानन में निकले, पर उन्हें उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सर, क्या पुलिस के पास चलें? शायद कुछ मदद करें। जब कुछ ना सूझा तो हार कर विक्रांत बोला, नहीं। क्यों सर? जब विधायक ही इसमें इन्वॉल्व हैं तो पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि इसमें पूरा सिस्टम उनका साथ दे रहा होगा। यह अकेले का काम नहीं है। इनका पूरा नेटवर्क होता है। मुंबई में भी ऐसे माफिया की कमी नहीं है। मैं इनकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। कुछ बिल्डर, कुछ लोकल पॉलिटिशियन और कुछ गुंडों की मिली भगत से ऐसे माफिया फलते फूलते हैं। जैसे ही हम पुलिस के पास जाएंगे, वे तुरंत उन्हें खबर कर देंगे और फिर वे खुद को बचाने की जी जान लगा देंगे, और फिर हमारा उन्हें ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिना उन्हें खबर लगे ये काम करना है। अविराज बोला। अकेले तो मुश्किल होगी। हमने पहले भी तो कुछ लोगों को काम पर लगाया था, और वो कहाँ हैं जिन्हें यहाना पर नज़र रखने कहा था? सर, उनकी भी मदद लेते हैं। वह उन्हें बुला लेते हैं। तुम्हें कहा था कि उस पर नज़र रखना। फिर क्या है ये सब? कहाँ सो रहे थे तुम लोग जो विद्या किडनैप हो गई? विक्रांत उन पर भड़कता बोला। सर, हम लोग नज़र रखते थे, पर आज कुछ संदिग्ध लगा ही नहीं। न जाने कब उसका किडनैप हुआ, क्योंकि हमने तो ऐसा होता ही नहीं देखा। उन्होंने हैरानगी से कहा। उस पर नज़र तो रखते थे। हाँ, वह रोज़ की तरह रेस्टोरेंट से निकली और घर आ गई। घर आई? क्या तुमने देखा? नहीं, तो फिर वो रेस्टोरेंट से निकल गई थी, और उसके बाद नहीं पता। उन्होंने ज़्यादा जानकारी देने से हाथ खड़े किए तो दोनों ने खुद ही उसे ढूंढने का बीड़ा उठाते हैं। उसके रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद सीसीटीवी छान मारे, अपनी तरफ से कोशिश की, पर सफल नहीं हुए। किसी ने तो उसे देखा होगा। ले जाते हुए तो उन्होंने रेस्टोरेंट से घर तक के बीच हर जगह पूछताछ की, तो एक गाड़ी रिपेयर करने वाले ने बताया कि इस रंग की गाड़ी थोड़ी दूर रुकती देखी, और उसने उसे दूसरी गाड़ी में बिठाते देखा। वो अपनी मर्जी से दूसरी गाड़ी में बैठी। उसने हैरानी से पूछा। लग तो ऐसे ही रहा था। वह अपनी भाषा में बोला। हो सकता है सर, उन्होंने किसी बहाने से उसे बुलाया हो, या ये भी हो सकता है कि वह उसकी जान पहचान का रहा हो। हाँ, पर यह पता कैसे करें? विक्रांत बोला। इसको साथ ले चलो, अविराज बोला तो उन्होंने उसे पैसे का लालच दे अपने साथ चलने राजी किया, और अब उसे एक आर्टिस्ट के पास जाकर उस आदमी का स्केच बनाने कहते हैं। जो कुछ वह बताता गया, और जब जो
आकृति उभरी की विक्रांत चौंक पड़ा। सर, ये तो माधवन का चाचा है क्या? हाँ, जब माधवन और विद्या के बारे में पूछताछ की तो ये भी हमें मिला था। विक्रांत ने माधवन के चाचा की पहचान की और अब तो कुछ शक की गुंजाइश ही कहाँ बची थी। यहाँ सब विद्या को पहचानते हैं, अगर उसे ज़बरदस्ती उठाते तो लोग उसी समय हल्ला करते तो मामला बिगड़ जाता, क्योंकि रेस्टोरेंट से घर की दूरी अधिक नहीं है। वे जल्दी से भाग नहीं पाते, इसलिए बड़ी चालाकी से ये काम किया गया ताकि जब तक बाकी लोगों तक ये खबर पहुँचे उसे आराम से छिपाया जा सके। जी सर। चलो। कहाँ? उसके चाचा के घर। दोनों वहाँ से सीधा उसके चाचा के घर के लिए निकले, जो त्रिवेदम से थोड़ा आगे एक छोटा सा कस्बे में पड़ता था। वहाँ पहुँचते भी काफ़ी रात हो गई थी। वे लोग सोने की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, पर उन्हें आया देख पहले तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, पर जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की धमकी दी तो उसकी चाची ने दरवाज़ा खोला और पूछने पर बताया कि चाचा तो शहर से बाहर गए हैं। उन्होंने सीधे तरीके से काफ़ी कोशिश की उगलवाने की। जब नहीं माने तो आखिर अविराज ने जेब से पिस्टल निकाली और उसकी कनपट्टी पर लगाई। ज़्यादा होशियारी झाड़ी तो सारी गोलियां खोपड़ी में खाली कर दूंगा। बता। अविराज ने कड़ा रुख अपनाया तो उसको पसीने छूटने लगे और बोली कि वो शाम से घर नहीं आया है और कोई पूछे तो यही बताने को कहा था। इसका मतलब उसे शक था कि यहाँ कोई पूछताछ के लिए आ सकता है। हाँ सर, यही लगता है। फ़ोन लगा उसको, बात कर और पूछ कहाँ है। अविराज ने कहा तो उसने फ़ोन लगाया। पहले तो उसने उठाया नहीं, पर बार बार करने पर उस पर गुस्साते बोला कि मना किया था कि कॉल मत करना, फिर क्यों किया। वह अपनी भाषा में गुस्साया। अविराज के इशारे पर वह उसको बातों में लगा रखती है और इतने में वे उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, पर नहीं हो पा रहा था। हाँ, समुद्र के पानी की आवाज़ें और मोटर बोट की आवाज़ आ रही थी। ये पूछो कहाँ है? आप कहाँ हो जी? उसने पूछा। तुझे बोला फ़ोन बंद कर, घर आकर बात करूँगा, कहकर वह कॉल काट देता है। उसकी चाची का फ़ोन लेकर वो कॉल की जगह की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें काफ़ी समय लग भी गया था, पर वह उन्हें समुद्र किनारे ले आया था, जहाँ दूर दूर कॉटेज बने हुए थे। उन्होंने एक एक कर सभी कॉटेज में देखने का सोचा। इसके लिए उन्होंने अपने कुछ लोकल आदमियों का सहारा लिया, जिन्हें विक्रांत ने विद्या और माधवन पर नज़र रखने कहा था। पर सारे कॉटेज में छान मारने पर उनका कुछ पता नहीं चला। हो सकता है वो किसी छोटे शिप या मोटर बोट में हों, क्योंकि वहाँ से वैसे ही आवाज़ें आ रही थी। अविराज बोला, हाँ ऐसा हो सकता है। दोनों ने एक मोटर बोट ली और समुद्र में काफ़ी अंदर तक बढ़ाए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटे आकार का क्रूज शिप नज़र आया और दोनों की
बाहें बाँछें खिल गई। सर, क्रूज नज़र आ रहा है, पर कहीं या पैसेंजर वाला तो नहीं है। इतनी रात गए कौन सा शिप समुद्र में उतरेगा, और इसका आकार भी छोटा है। शायद मछली पकड़ने वाला पानी का जहाज है जिसे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये तो है, पर बोट लेकर वहाँ जाएंगे तो शक हो जाएगा, तो तैर कर जाना पड़ेगा। हाँ सर, ऐसा करते हैं, पहले मैं वहाँ जाता हूँ। क्यों? दोनों जाएंगे और पकड़े गए तो रिस्क नहीं उठा सकते। मैं चला जाता हूँ। नहीं सर, पहले मैं जाता हूँ। रास्ता साफ देखकर आपको बुलाता हूँ। विक्रांत जिद करता है। नहीं। क्यों? तुम अकेले नहीं जाओगे, दोनों साथ चलते हैं। पर सर, वहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो तुम्हारी भी जान को तो हो सकता है। आपको सुरक्षित करना मेरा फ़र्ज़ है। अपने सबसे अच्छे एम्प्लॉई और दोस्त को अकेला न छोड़ना भी मेरा फ़र्ज़ है। हम दोनों साथ चलेंगे और मिलकर हर परिस्थिति का मुकाबला करेंगे। दोनों नाव में से पानी में कूद गए और तैरते हुए उस छोटे क्रूज के पास आकर अंधेरे का फ़ायदा उठा उसके सबसे निचले डेक में चढ़ गए। वह खाली था, तो दोनों ऊपर वाले डेक पर आ गए और पिछले हिस्से के केबिन क्रू में घुस गए, जहां केबिन क्रू में मेंबर्स से बचते आगे बढ़े। अब वहाँ थोड़ी हलचल सी दिखने लगी थी। किसी की नज़रों में आए बिना वहाँ का मुआयना करने लगे। उनका शक बिल्कुल ठीक था। यह कोई यात्रियों को ले जाने वाला शिप या क्रूज नहीं था, बल्कि मल्टीपल यूज में लाया जाने वाला क्रूज था, जो शायद किसी का निजी था। इसमें 2-3 डेक बने हुए थे। इसमें केबिन क्रू को छोड़कर 15-20 केबिन बने थे। इतने ही शायद ऊपर होंगे। 15-20 लोगों की मौजूदगी का आभास उन्हें हो रहा था। ऊपर से तेज म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। शायद ऊपरी डेक पर पार्टी चल रही थी। साफ था वहाँ काफ़ी लोग होंगे। तो ऊपर जाने से पहले उन्होंने नीचे के केबिन छान मारे, ताकि कुछ तो सुराग मिले, पर वे अधिकतर खाली थे। एक केबिन का दरवाज़ा खोलकर बंद करने को हुए कि वहाँ टहलते एक आदमी ने टोक लिया। कौन हो तुम? वह शंकित दृष्टि से उन्हें देख रहा था और दोनों की ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वह फिर पूछता है। हम पहले से इसमें हैं। अच्छा। उसने आंखें सिकोड़ी और बेकनी से उन्हें देखा। मैंने तो तुम्हें पहले देखा नहीं। नहीं देखा? नहीं। और तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हो गए? उसके कहने पर अपने कपड़ों पर ध्यान गया और अब शायद कोई भी बहाना न चलता। थैंक यू। क्यों? बताते हैं, रुको। उसने विक्रांत को इशारा किया, जिसने उसकी गर्दन पर पीछे से वार किया। ये क्या किया? कहकर वह नीचे लुढ़क गया। ये गलती की। हम गीले कपड़ों में यहाँ घूम रहे हैं। अब तुम हमें कपड़े दोगे। दोनों उसको एक केबिन में खींचते ले गए और उसके कपड़े उतार कर अविराज ने पहन लिए और उसको
वहीं केबिन में बंद कर बाहर आ गए। अब तुम्हारे लिए भी कपड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। सर, वो देख लेंगे, पहले बचे हुए कमरे देखते हैं। दोनों फिर से आहाना को ढूंढने लगे, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इतने में पैरों के चलने की आवाज़ उस तरफ ही आई और वे दोनों एक जगह पर ओट लेकर छिप गए। वे जिस तरफ जा रहे थे दोनों उनके पीछे हो लिए। उन्होंने एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने भी कमरे में झांक कर देखा कि होश पोख्ता हो गए। वहाँ आहाना रस्सियों में बंधी थी और वह बेहोश थी। एक आदमी ने उसकी रस्सियाँ खोल दी। इतने में पीछे से और कदमों की आहट हुई कि उन्हें मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। वे उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। वह पूरी तरह होश में नहीं थी, पर उसे दोनों हाथों से पकड़ बाहर ले गए। विक्रांत, अब क्या करें? अभी तो इनके पीछे जाना पड़ेगा। शांत रहिए सर, ये सोचिए कि कैसे इस सल्यूशन से निपटना है। दोनों उनके पीछे छिपते हुए आने लगे। वे उसे लेकर ऊपरी डेस्क पर आ गए तो वे दोनों भी उधर ही आ गए। वहाँ पर एक राउंड टेबल में 3-4 लोग बैठे शराब पी रहे थे। क्या हुआ? यह अभी तक होश में नहीं आई। उसमें से एक आदमी पूछता है। आ गई है, पर पूरी तरह से नहीं। सुनकर एक आदमी जो करीब 40 साल के करीब का रहा होगा, बिजनेस सूट पहने था, उसने हाथ में थामे शराब का गिलास उसके मुंह पर जोर से उड़ेला कि यह देख अविराज की त्योड़ियाँ चढ़ गई कि विक्रांत उसे पकड़ लेता है। रुकिए सर। ओह, ऐसा नहीं कर सकते सर, थोड़ी देर देखिए तो मामला क्या है। शांत हो जाइए। देखिए, माधवन का चाचा भी इधर है। दोनों अपने अपने पिस्टल हाथ में पकड़ लेते हैं और एक दीवार की ओर लेते हैं। वह अब थोड़ी थोड़ी होश में थी। सबको देखा और एक 55 साल के करीब आदमी की तरफ देखने लगी जो माधवन का चाचा था। चाचा जी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? उससे पूछा। मान क्यों नहीं जाती? कर दे साइन। वह अपनी भाषा में बोला। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कहा कि चाची जी की तबीयत खराब है और आपको भी अपनी गलती का एहसास है। इसका मतलब ये चाल थी आपकी। तुम मानती क्यों नहीं? अरे ये उस होटल की 10 गुना ज़्यादा कीमत देना चाहते हैं तो क्या बुराई है? मुझे वो बेचना ही नहीं है। तुम कब तक इस जिद पर अड़ी रहोगी? हमेशा। पर हमें वो होटल चाहिए। नहीं दूंगी। देना तो पड़ेगा, सीधे तरीके से नहीं तो अंगुली टेढ़ी करनी हमें अच्छे से आती है। वह उसके बाल पकड़ खींच लेता है कि उसकी गर्दन अकड़ गई। क्यों अपने बच्चों को अनाथ करना चाहती है? ले, जल्दी से साइन कर। सूट पहना व्यक्ति बोला। नहीं। उसके इनकार करते ही उसके चेहरे का रंग बिगड़ गया और वह उसके बालों को पकड़कर उसे जमीन पे पटकता है। कर। नहीं। वह उसके हाथ में पेन पकड़ाता है। नहीं करूँगी। एक बार पहले तुझे और तेरे उस पति को
जिसके साथ तू भाग गई थी, जहन्नुम भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी ताकि हमारे रास्ते का कांटा हट जाए, पर न जाने कैसे तू बच गई और यहाँ वापस आकर हमारा जीना हराम कर दिया। अब इंतहा हो गई, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। या तो होटल दे, नहीं तो नहीं करूँगी साइन। और मैं जिंदा बच गई क्योंकि भगवान चाहते थे कि तुम पापियों के मंसूबे कभी पूरे ना हों। पर हम अब कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। क्या तू नहीं चाहती कि माधवन और तेरे दोनों बच्चे जीवित रहें? ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देख, उन्होंने एक टीवी स्क्रीन चालू की जिसमें माधवन कमरे में रस्सियों से बंद था और दो लोग उस पर बंदूक ताने खड़े थे। वह हैरानी से उसे देख रही थी। ये पिछले 3 दिन से हमारी कैद में है। उसे अब समझ आया कि क्यों नहीं 3 दिन से उसका कॉल लग रहा था। पर अब क्या, अब तो वह बुरी तरह फंस चुकी थी। हमें किसी भी कीमत पर वह होटल चाहिए। माधवन के साइन हम ले चुके हैं, तुम भी करो। और सबको यही लगना चाहिए कि तुमने यह खुशी खुशी किया है, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली पर रोने वाला तक कोई नहीं बचेगा। नहीं यकीन तो ये देख लो। उन्होंने दूसरी स्क्रीन चालू की। 2 लोग उसके घर पर मौजूद थे और उसके दोनों बच्चे उनकी गोद में थे। यह देखना था कि उसकी चीख निकल गई। मेरे बच्चे, ये क्यों कर रहे हो तुम लोग? तुझे सब तरीके से मना लिया, पर तू मानती नहीं। आज हमें साइन चाहिए, या तो होटल बचा या अपना परिवार। डिसाइड तुझे करना है। यह सुनना था कि उसकी पूरी ताकत जैसे खत्म हो गई। वहीं अभिराज और विक्रांत ने यह सब देखा तो उनको भी पैरों तले की जमीन खिसक गई। अहाना को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने बच्चों का सोचा ही नहीं, जबकि इन लोगों ने तो पूरा इंतजाम कर रखा था। न बल्कि बच्चों की, माधवन की जान भी खतरे में थी। सर, अब क्या करें? किसे पहले बचाएं? पता नहीं, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। पर साइन किसी भी हाल नहीं होनी चाहिए, वरना हम किसी को भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए पहले साइन होने से रोकते हैं। सर, उनके पास भी तो हथियार है और उनके कब्जे में आहाना भी है। हमने अगर हमला किया तो वे इसे ढाल बना लेंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि हम लंबा पाठ नहीं दे पाए। आप लोग इसके लिए हमें माफ़ करिएगा। धन्यवाद।